हेलो बच्चों, ये जो इंडेस में इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल में जो नए नए सम्स डाले हैं, जिसका क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा था, जो सेकेंड वाली मॉड्यूल है जिसमें असेट से रिलेटेड सारे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके एडिशनल सम्स को हम आज डिस्कशन में ले रहे हैं। और पहला जो टॉपिक या पहला जो चैप्टर हम लोग आज कवर कर रहे हैं वो है इंडेस टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पे जो 4-5 सम नए नए उन्होंने ऐड किए हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप इसमें जो भी प्रैक्टिकल सम होगा उसको पेन एंड पेपर पे जरूर सॉल्व कीजिएगा। पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपके पास नया बुक नहीं है तो ऑब्वियसली है तो उसी बुक को यूज कर लीजिएगा, और उसके हिसाब से आप अपना सारे सम्स को कवर जरूर कर लीजिए, क्योंकि नए सम्स है ना जी, आने के चांसेस है एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से एक बार बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नाम दिया, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं दिया? क्योंकि नया सम जब इंस्टीट्यूट ने ऐड किया तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही किया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल के किया तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो मैथ से, इसलिए मैंने नंबर सेम रखा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ रिटेलर कंपनी imported goods at a cost of 1,30,000 including rupees 20,000 as non-refundable import duty and 10,000 as refundable purchase taxes। जो refundable होता है वो अलग से असेट होता है, सेपरेट असेट, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता। जो नॉन रिफंडेबल होता है वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। The risk and reward of the ownership of the imported goods were transferred to the retailer company upon collection of the goods from the harbor warehouse। The retailer company was required to pay for the goods upon collection। The retailer company incurred 5,000 for transport of the goods to its retail outlet, and further 2,000 in delivering the goods to the customer, and 3,000 further selling cost for selling the goods। State whether delivery charges and selling expenses will form part of cost of inventory or not। The answer is सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। सिर्फ वही खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनता है जो इन्वेंट्री को अपने प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में इनकर हुआ है, जिसमें कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर डायरेक्टली इनकर्ड कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन होता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को तो अलग से एक पैराग्राफ बना करके इंडेस 2 ने बोला है कि आप उसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। उन्होंने बोला इफ नॉट देन व्हाई, मैंने रीजन के साथ आपको बता दिया। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो द आंसर इज ये वाला 1,20,000 प्लस ये वाला 5,000, हमको लगता है बस 1,25,000 ये रहा। 1,00,000 प्योर इन्वेंट्री का कॉस्ट, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज मिला दिया, 10,000 को हटा दिया, और क्या 1,20,000, 5,000 ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये फाइनल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और रीजनिंग देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिखा है, बहुत डिटेल में वो लोग लिखे हैं। मैंने आपको जितना जितना बात बोला आप उतना प्रेजेंट कर देना बहुत है। ये पढ़ो, इससे जितना आप प्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में दैट विल बी सफिशियंट। मेन बात है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया, ये पैरा लिखना, और वही कॉस्ट ऐड होता है जिसको हम लोग इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में पहुंचाने के लिए इनकर किए होते हैं। मैं पढ़ता हूं पहला लाइन, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने का 1,25,000 क्यों निकला, तो उन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ परचेज एक्सक्लूड्स द रिफंडेबल परचेज एंड टैक्सेस फॉर एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड 10,000 इज देयरफॉर एक्सक्लूडेड। ये खत्म हो गया बात, ये प्रैक्टिकल सम के लिए। अब आइए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंस्टीट्यूट लिखता है इंडेस 2 specifically exclude selling cost from forming part of cost of inventory. However, selling and distribution cost are generally used as a single term because both are related. As selling cost, because both are related, as selling costs are incurred to effect the sale and distribution costs are incurred by the seller to complete a sale transaction by making the goods available to the buyer from the point of sale to the point at which the buyer takes the possession। ये ज्ञान का बात, ये नहीं भी लिखने से चलेगा। Since these costs are not related to bringing the goods to their present location and condition, the same are not included in the cost of inventory. Accordingly, though the word distribution cost is not specifically mentioned in Index 2, these costs would continue to be excluded from the cost of inventory. Therefore, it excludes the selling expenses, 2,000 of delivery and 3,000 of other selling cost। सेम बातें लिखी
थोड़ा ये लोग अरेंज करके लिखेंगे ही, अपन इसमें से जितना प्रोड्यूस एग्जाम में कर पाएंगे दैट विल बी सफिशिएंट। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एन एंटिटी हैज द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज्ड एंड अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। परचेज का भी और बिगिनिंग का भी दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट, रिटेल प्राइस, प्रॉफिट में माल बेच रहे हैं, परचेज का कॉस्ट, रिटेल प्राइस, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने पास 23,000 रुपया, रिटेल प्राइस पे हमको कॉस्ट निकालना है, सेल्स 19,000 रुपीज है। मांगा क्या क्या है, बोला परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस बताओ। तो ये रहा कॉस्ट प्राइस, अगर दोनों को जोड़ दे तो 25,750। ये रहा रिटेल प्राइस, दोनों को जोड़ दे तो 42,000। परसेंटेज अगर देखो तो 25,750 डिवाइडेड बाई 42,000 एग्जैक्ट आता है 61.31%। देखते हैं सोल्यूशन में, ये रहा राउंडिंग ऑफ कर दिया 60, वही देखो 25,750 डिवाइडेड बाई 42,000 61% राउंडिंग ऑफ कर दिया। आप भी राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, नहीं तो 61.39 ले लेना, 31 ले लेना। ये राउंडिंग ऑफ करके 61 ले लिया है। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 61% इज द कॉस्ट टू रिटेल प्राइस। तो अगर 23,000 रुपया मेरा रिटेल प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का, तो 23,000 का 61% अगर मैं निकालता हूं तो दैट विल बिकम माई कॉस्ट, दैट इज 14,030। तो इन्वेंट्री, एक मिनट में इसको मिटाता हूं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट मेरा हो गया 14,030। सर सोल्यूशन में दिखा दीजिए, ये देखिए 23,000 का 61% 14,030। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स एट कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को। तो ओपनिंग स्टॉक इज 6,250 प्लस परचेजेस 19,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 14,030 विच इज 11,720 ओनली। आइए सोल्यूशन देखते हैं, ये रहा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 11,720। क्योंकि सेल 19,000 में हुआ तो प्रॉफिट 7,280। उन्होंने क्वेश्चन पूछा लास्ट में कि प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर बताओ, तो 11,720 माइनस 19,000 7,280 is the profit. Ignore the impact of markup and markdown on the selling price. ये irrelevant जबरदस्ती लिखा हुआ है। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, 4-6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ ही सकता है। नेक्स्ट, A Limited began operations in the year 21-22. In 21-22, it incurred the following expenditure on purchase of the raw material for its product. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, यस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, यस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, नो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फ्रेट कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द फैक्ट्री स्टोर रूम, यस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग द मटीरियल इनटू द स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल, यस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पैकेजिंग 2,000 रुपीज, अब पता करना पड़ेगा ये सेलिंग के लिए है या इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए, अभी पता नहीं चल रहा है। तो हम एक बार मान के चलेंगे कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, सेलिंग का खर्चा होगा, ऐसा लगता है। ऑन 31 मार्च 2022, दैट इज लास्ट डेट, A Limited received 530 volume rebate from a supplier for purchasing more than 15,000 from the supplier during the year। तो ये वॉल्यूम रिबेट है, कॉस्ट का पार्ट बनेगा लेकिन लेस करना पड़ेगा। A Limited incurred the following additional cost in the production run। परचेज का सारा स्टोरी कंप्लीट हो गया, बाकी प्रोडक्शन रन की बातें हो रही हैं। इसमें डाउट सिर्फ पैकेजिंग में है, मैं उसको नो लिख रहा हूं एक बार के लिए। तो मेरा दो ही खर्चा नो है, एक सी और एक एफ, और ए बी डी ई रॉ मटेरियल के कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट बनेगा। और ये 530 हम माइनस करेंगे। एक बार हम सॉल्यूशन देख ही लेते हैं।
$30,000, $8,000, $3,000, $20,000। अच्छा, पैकेजिंग को इन्होंने कॉस्ट में ऐड किया, तो इसका मतलब ये अजम्पशन है कि भाई पैकेजिंग इन्वेंट्री के मान रॉ मटेरियल को ही लाने का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा नहीं है। ये मानते हुए कि भाई पैकेजिंग उसी वक्त इनकर हुआ है जब रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, परचेज करके पैकेजिंग करके रखना पड़ा है, तो इसीलिए इन्होंने इंक्लूड किया। पैकेजिंग सेलिंग का खर्चा नहीं है। तो आई एम चेंजिंग माई आंसर, लेट मी राइट यस हियर। एक्चुअली लिखा भी है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स ऑन परचेजिंग द रॉ मटेरियल फॉर इट्स प्रोडक्ट, तो फिर करंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में रेलेवेंट है, ये मानना पड़ेगा। मेरा थोड़ा सा गलती हो गया, इसको आप लेकर के आगे चलो। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ रिफंडेबल परचेज एंड टैक्स पार्ट नहीं बना। 30,000 प्लस 8,000 38,000 प्लस 3,000 41,000 43,000 43020। पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल है बच्चों, हाँ, पैकेजिंग ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। माइनस 530 43020 माइनस 530 42490 रॉ मटेरियल का खर्चा है जो मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इन्वेंट्री टू बैंक हम लिखेंगे एक साथ। आगे अब प्रोडक्शन रन में ये सब खर्चा हुआ, ठीक है। सैलरी ऑफ द मशीन वर्कर ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, यस। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यस, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कंज्यूमेबल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यस। डेप्रीसिएशन ऑफ व्हीकल यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द स्टोर रूम फॉर रॉ मटेरियल्स टू द मशीन फ्लोर, यस, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, यस। फैक्ट्री रेंट, यस। डेप्रीसिएशन ऑफ एंटिटीज व्हीकल यूज्ड बाय द फैक्ट्री सुपरवाइजर, यस। ड्यूरिंग 2000 ये सब खर्चा है 1 से लेके 8 तक, यस। ड्यूरिंग 21-22 ए लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग एडमिन एक्सपेंस। नॉर्मली एडमिन एक्सपेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, बट अगर एडमिन एक्सपेंस प्रोडक्शन नेचर का है तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। देखते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन एडमिन बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल मेंटेनेंस और सैलरी ऑफ एडमिन पर्सन। उन्होंने लिखा ऑफ द एडमिन एक्सपेंस 20% इज एट्रीब्यूटेबल टू एडमिनिस्टरिंग द फैक्ट्री, तो इनका 20% निकाल लो। ये 100 रुपीज, ये 30 रुपीज और ये 3050 का 20%। $610 ये आपके इन्वेंट्री का कॉस्ट बन जाएगा। अगर इनको सबको एक साथ जोड़ ले तो 100 और 30 130 और 610 740 आपके अलग से कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर एट्रीब्यूटेबल इन इक्वल प्रोपोर्शन टू सेल्स एंड अदर नॉन प्रोडक्शन ऑपरेशन लाइक फाइनेंसिंग, टैक्स एक्सेट्रा। हमको मतलब यहाँ पे भी इन्वेंट्री पे डिस्कशन कर रहे हैं। और एक बार हम 1 से लेकर के 8 तक में क्या क्या खर्चा है कैलकुलेटर पे जोड़ लेते हैं। 5,000, 3,000, 600 हम ऐड कर रहे हैं बच्चों। 200, 400, 300, 1,000, 200, दैट इज 10,700। आई होप मेरा टोटल करेक्ट है, बाद में चेक कर लेंगे। एंड देन दिस 740, 11,440 इज माई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। 11,440 इज माई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और इन रॉ मटेरियल परचेज करने में कितना 42,490 परहैप्स आया था। एक बार मैं वापस से चेक करता हूं, मैंने लिखा तो था कहीं पे। हाँ, ये रहा 42,490। तो मेरा टोटल इन्वेंट्री बना 42,490 और 11,440 अगर ऐड कर दूं तो टोटल 53,930 का इन्वेंट्री कॉस्ट है।
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक तो क्लियर हुआ कि वो जो पैकेजिंग लिखा हुआ था, क्योंकि रॉ मटेरियल के परचेज के साथ लिखा था और साफ लिखा था कि रॉ मटेरियल परचेज के वक्त लग रहा है, तो मेरा ये एजम्पशन ही थॉट ही गलत था कि पैकेजिंग फिनिश गुड्स का सेलिंग के लिए यूज हुआ होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब आइए इन्होंने मांगा क्या हमसे, पहले वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में मांगा गया है वो और खर्चा है, सॉरी इन 2021-22 दे इनकर्ड फॉलोइंग सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट नो, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल यूज्ड फॉर सेलिंग स्टाफ नो, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल नो, ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, माई टोटल आंसर इज 53930, इन्वेंट्री टू बैंक। बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह अकॉर्डिंगली नाम आप सेट कर लेना, जहां कैश खर्चा है वहां टू कैश लिख देना, जहां नॉन कैश एक्सपेंडिचर वहां नॉन कैश लिख देना। ये देखिए पहला 42490 इन्वेंट्री टू बैंक, इसमें सारा कैश का खर्चा था। और उसके बाद 11240, मेरा 11440 था, 11440 था ना, कहां 200 में हम गड़बड़ कर दिए भाई। और ये 200 को अलग से लिख रखा है बच्चों, 53930, ठीक है। अच्छा 200 का एंट्री कंज्यूमेबल स्टोर्स को एकदम अलग से लिख के रखा है, फाइन, हम लोग एंट्री मिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखिए इसको 11440 समझिए, 200 अलग से एंट्री किया, मैं मिला के कर रहा हूं। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, टू कैश जितना हम पेमेंट किए, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जितना डेप्रीसिएशन था, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल था, ये फैक्ट्री इक्विपमेंट था, फिर से टू कैश फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, फिर से टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रीसिएशन। एक साथ इसको किया जा सकता है, टू कैश टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये अलग अलग करके किया। फिर से टू कैश और टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको मिलाकर के एक साथ किया जा सकता था, सबको जोड़ देते, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चलता। बट ठीक है, सारा नाम अलग से आ गया और 11440 सब मिलाकर के 53930 हो गया। ओके, और 42490 का अलग से वर्किंग नोट है। रिफंडेबल टैक्सेस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो 11240 था, 11440 ये देखो यहां पे लिखा है, 200 को मिला करके उसका अलग से वर्किंग नोट बना दिया। हम लोग को भी नाम लिख करके वर्किंग नोट एक बना देना चाहिए। अब आते हैं इन्वेंट्री के लास्ट क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था पुराना वाला। बी लिमिटेड हैज वैल्यूड इट स्टॉक हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री आइटम्स ऑन क्लेम बाय कस्टमर एट 0। इन्वेंट्री लिखा नहीं है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। The customers have the right to claim the free item within 14 days from the date of invoice. If the time limit of 14 days exceeds, the claim is foregone by the customer. 14 दिन के अंदर अंदर कस्टमर को क्लेम करना है, हम वो गुड्स उसको दे देंगे। हमारी बैलेंस शीट में 0 में लिखा हुआ है। Majority of free items require an online registration by the buyers for participation in the contest conducted by the respective brand, which needs to be done by the buyer within 3 days from the date of invoice. कस्टमर जब माल परचेज करके जाएगा 3 दिन के अंदर उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, कंटेस्ट में, और उसके बाद गुड्स उसके पास चला जाएगा। आउट ऑफ इट फ्यू आइटम्स अंडर द कैटेगरी वेर फाउंड डैमेज्ड, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 2,50,000। डिटरमाइन वेदर द एंटिटी हैज टू बुक द लॉस ऑफ इन्वेंट्री और प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट नीड टू बी गिवन एज फ्री आइटम्स टू द कस्टमर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंड एस। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में 0 है, तो इन्वेंट्री का लॉस हम लिखेंगे कैसे भाई? फ्यू आइटम गॉट डैमेज्ड लिखा, देख आउट ऑफ इट फ्यू आइटम्स ऑफ दिस कैटेगरी वाज फाउंड डैमेज्ड। तो जब बैलेंस शीट में 0 में मेरा इन्वेंट्री वैल्यूड है वो वाला, तो हम इस लॉस का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने लिखा डिटरमाइन वेदर द एंटिटी हैज टू बुक लॉस ऑफ इन्वेंट्री
The answer is no. Or provide for replacement cost for the goods that need to be given as free item to customer as per the principle of Ind AS. The answer is yes. 2.5 लाख रुपया का जो हमको एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा रिप्लेस करने का, उसका प्रोविजन मेरे को बनाना पड़ेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट वो इन्वेंट्री का कहानी नहीं है, वो प्रोविजन का कहानी है. उसके लिए वो प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज कंटीजेंट असेट वाला इंड एस रेलेवेंट हो जाएगा. आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिखता है आंसर में. Ind AS 2 deals with writing off on the value of the inventory. The stock of free item is valued at 0 by the company. The question of loss of inventory of 2.5 lakh doesn't arise as the claim of the free stock subject to various conditions like claim within 14 days, online registration, etc., which are contingent in nature. A provision shall be recognized. मतलब वो जो इन्वेंट्री लॉस हुआ उसका कोई लॉस का अकाउंटिंग नहीं होगा. द क्वेश्चन ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट अराइज. लेकिन हाँ, जो 2.5 लाख का हमको रिप्लेस करना पड़ेगा उसका प्रोविजन के लिए क्या लिखता है देखते हैं इंस्टीट्यूट. ए प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज इफ देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इफ इट इज प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड. ये पूरा प्रोविजन वाला जो इंड एस है, कितना नंबर वो इंड एस था रे, मैं नंबर भूल गया, थोड़ा हेल्प करो. कितना नंबर वो इंड एस था? चलो एक बार नंबर आप बुक में देख लेना, मैं भी भूल गया नंबर उसका. बट ये प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट असेट्स बोल करके जो इंड एस था, इंस्टीट्यूट बोलता है इफ दीज कंडीशंस आर मेट प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड. तीनों कंडीशन क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, रिलायबल एस्टिमेट और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का प्रोबेबिलिटी मोर देन 50%. आगे हियर प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज सेल टुक प्लेस बिफोर द रिपोर्टिंग ईयर अज्यूमिंग दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर. सब ठीक है. Further, a reliable estimate of the claim 2,50,000 can be made, hence provision is to be made. Further, on expiry of the time period, if the claim is not made, reversal of provision will be done in the next financial year. ये कोई जरूरत वाला लाइन नहीं था. बट हाँ, प्रोविजन का रिकॉग्निशन का जो क्राइटेरिया था तीनों, वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिख करके प्रोविजन बनना चाहिए, ये आंसर आपको लिखना है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ इंड एस 2 के अंदर जो नए नए सम्स आए थे उनको. अगला क्लास में बाकी के इंड एस का धीरे धीरे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. इंड एस 16 से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.